अच्छा, there is neuromuscular disorder. As the name suggests, कि neurons and muscles both are involved. Neuromuscular disorder. तो उसमें करना है हमने DMD, Duchenne muscular dystrophy. अच्छा, इसका पहले ना पैथोजेनेसिस कर लेते हैं. एक तो ये एक्स लिंक डिजीज है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है. इसमें क्या होता है कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, मसल वेस्टिंग होती है, मसल स्केलेटल मसल चला जाता है, उसकी जगह पे एडिपोज टिश्यू आ जाता है. तो मोटा टिश्यू मोटा हो जाता है, मैस्कुलर टिश्यू मोटा हो जाता है, जब उसको हाथ लगाते हो तो प्रेसेबल होता है. ये बात समझ आइए कि स्केलेटल मसल जो हमारी लेग्स पे लगे हुए हैं और हमारी रिब्स में भी लगे हुए हैं, वो रिप्लेस होके क्या हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं. एक्स लिंक मैस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी का मतलब है कन्वर्ट हो रहे हैं स्केलेटल मसल इनटू एडिपोज टिश्यू. मोटे मोटे मसल हो जाते हैं, उनको जब हाथ लगाओ तो वो बिल्कुल प्रेसेबल होते हैं लाइक एडिपोज टिश्यू. और ये होता है क्योंकि म्यूटेशन हो रही है डिस्ट्रोफिन में. जो डिस्ट्रोफिन जीन होता है ना, वो लार्जेस्ट जीन है इन ह्यूमन जीनोम, और इसलिए उस पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है. दूसरी बात, ये जो डिस्ट्रोफिन है वो क्या करते हैं, एंकरिंग है मॉलिक्यूल साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये हो गया डिस्ट्रोफिन. ये कम्युनिकेट कराता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और साइटोस्केलेटन को. लिंकर मॉलिक्यूल है, लिंकर मॉलिक्यूल बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोस्केलेटन. अब इसमें इस जीन की स्पॉन्टेनियस डिलीटेशन हो जाती है. प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस स्टार्ट होती है 1 ईयर ऑफ एज. बिल्कुल बच्चा नॉर्मल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रोग्रेसिवली क्या हो जाता है, इसके डिस्टल मसल, पहले प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्व होते हैं, डिस्टल मसल इन्वॉल्व होते हैं. ये देखा है, हाइपरट्रोफी होगी काफ्स की. ये मोटे मोटे मसल हो गए स्केलेटल की जगह, वो किससे कन्वर्ट हो गए, एडिपोज टिश्यू से. जब इनको प्रेस करोगे तो ये फिंगर्स बन जाएंगी. क्यों? कंप्रेसिबल होगा, एडिपोज टिश्यू है. काफ सूडो हाइपरट्रोफी इज अ करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग. अब ये सूडो क्यों है, फेक क्यों है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू है, इसमें स्केलेटल मसल नहीं है. और serum creatinine kinase is elevated. Can somebody tell me कि serum creatinine phosphate creatinine kinase क्यों elevated आएगा? creatinine kinase क्यों elevated आएगा? क्योंकि skeletal मसल का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे सीके रेज हो जाएगा. अच्छा, अब ये देखो, 1 to 2 years तक मसल ब्रेकडाउन से, यस. अब देखो, टिल 2 years, ऑलमोस्ट 18 months तक कोई सिम्टम नहीं होंगे, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा एंड ही विल बी वॉकिंग. बाद में पहले सबसे पहले चीज क्या होगी, इसके स्पाइन का कर्वेचर खराब होगा. उसके बाद काफ्स की हाइपरट्रोफी स्टार्ट होगी और इवेंचुअली इतने कॉन्टेक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे कि उसको व्हीलचेयर की जरूरत होगी. अब इसका सिनेरियो ऐसे आता है, अ 4 year old boy presents with difficulty in walking. He rolled, sat, first stood essentially normal ages and first walked at 12th month of age. सारी डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही थी, वो रोल कर सकता था, बैठ सकता था, चल सकता था, और उसने 12 months ऑफ एज में चलना भी शुरू कर दिया. 4 year में उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है. For the last several months, mother has noticed an increased and inward curvature of lower spine as he walked and difficulty going upstairs. अब वो ना सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, उसकी लोअर स्पाइन का कर्वेचर आ गया, स्कोलियोसिस हो गया उसमें, ये कर्वेचर आ गया स्पाइन में. अब उसका गेट जो हो गया, वार्डलिंग गेट हो गया, इतना क्लमजी हो गया कि ही स्टार्ट्स फॉलिंग एक्सेसिवली. मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल है बिकॉज से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, और वो सिर्फ स्केलेटल मसल को अफेक्ट कर रहा है, तो मेंटल की डेवलपमेंट इज परफेक्टली नॉर्मल. ऑन एग्जामिनेशन एनलार्जमेंट ऑफ काफ नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं सूडो हाइपरट्रोफी, बिकॉज स्केलेटल मसल तो इंक्रीज कर नहीं रहे, उसकी जगह कोई और चीज ही आ गई है. He has positive Gower sign. Let me show you positive Gower sign क्या होता है. बंदा लिटरली अपने आप को जमीन से उठा के ऊपर करता है, उठ नहीं सकता अगर वो बैठ जाए तो. सीरम क्रिएटिनिन काइनेज लेवल जो है वो रेज्ड है,
और डायग्नोसिस वाज कंफर्म्ड बाय मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी में क्या होगा? मिसिंग होगा डिस्ट्रोफिन। ये देखो, ये Gower sign पॉजिटिव is seen गोवर in साइन है। Duchenne muscular dystrophy. It's an X-linked recessive condition. The patient has to use their hands and arms to walk up their own body due to weakness. ये देखो, वो खुद से उठ नहीं सकता। पॉजिटिव गोवर साइन में क्या होता है? अपनी बॉडी को Gower लिटरली वो sign ऊपर is seen उठा रहा है in अपने हाथों से। Duchenne muscular dystrophy. ये It's an X-linked दूसरा वॉडलिंग गेट भी देखो इसमें। ये वॉडलिंग गेट है। So this is a child with Duchenne muscular dystrophy. ठीक है, इसमें एक तो वॉडलिंग गेट है, दूसरा गोवर साइन पॉजिटिव है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है। डिजीज किस में मैनिफेस्ट करती है? इन मेल्स और फीमेल्स। मेल्स में मैनिफेस्ट करती है क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही आता है एक्स क्रोमोसोम। अगर वो भी डिफेक्टिव आ जाए तो वो मैनिफेस्ट कर जाती है डिजीज। तो अब इन पेशेंट में क्या हो रहा है? डिस्ट्रोफिन नहीं बन रहा। तो प्रोटीन लोकलाइजेशन ऑफ सेल, डिस्ट्रोफिन इज अ प्रोटीन लोकलाइज टू मसल सेल मेम्ब्रेन। तो जो हम बायोप्सी पे, मसल बायोप्सी पे कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस, उसमें डिस्ट्रोफिन मिसिंग होता है। जो फीमेल कैरियर्स होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। अब क्लिनिकल फाइंडिंग है प्रोग्रेसिव वीकनेस, intellectual impairment might not be present, hypertrophy of calf and proliferation of connective tissue in muscle। इसका ये वो बनवाते हैं कि हमें ना क्रॉस बना के दिखाओ कि कैसे करता है। तो अब देखो, फादर जो होगा वो नॉर्मल है, यहाँ पे मदर जो है वो कैरी कर रही है। तो इसमें 25% चांस होता है डॉटर कैरियर का। अनअफेक्टेड, एक तो अनअफेक्टेड आएगी अगर फादर से हो और जो नॉर्मल उसका एक्स आ जाए, तो 25% कैरियर होगी, 25% डॉटर अनअफेक्टेड होगी। सन को चांस है अगर मदर कैरी करिए कि वो 25% डिजीज मैनिफेस्ट करेगा, और 20% चांस है कि उसके पास नॉर्मल एक्स आ जाए मदर से और डिजीज मैनिफेस्ट ना करे। और जो सूडो हाइपरट्रोफी होती है वो काफ से स्टार्ट होती है, फिर वो टंग पे चली जाती है, फिर मसल ऑफ फोर आर्म्स पे, सारे के सारे रिप्लेस होते चले जाते हैं। इट्स नॉट एन compulsory feature। Their IQ is something like 80 तक होता है और normal IQ 90 to 100 है। तो intellectual impairment हो सकती है because they cannot carry themselves। जितना आप limited होते हो to do your everyday function, उतना IQ decrease होता है। इसलिए mild सी intellectual impairment हो सकती है because they are not getting the same exposure, they cannot move around much। उसके बाद स्कोलियोसिस डेवलप होता है, इट्स वेरी कॉमन। डेथ जो होती है वो रेस्पिरेटरी फेलियर से होती है। कैन समबडी टेल मी रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ कैसे हो रही है? तो स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व कर रहा था। अब रेस्पिरेटरी फेलियर इज द कॉज ऑफ डेथ, हाउ? जो हमारे स्केलेटल मसल हैं वो एक्टिवली रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। यस, इंटरकोस्टल मसल। अब जब वो मूव ही नहीं करेंगे, जब वो इनएबिलिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट नहीं करेगी, तो हमारा क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। हाइपर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होता रहेगा और ऑक्सीजन कम आती रहेगी। इस तरह से नमूनिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे।
और इवेंचुअली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। दिस इज गोवर साइन जो कि पॉजिटिव होता है डीएमडी में। अब डायग्नोसिस हमने करना है हाई प्लाज्मा सीके लेवल से। इनिशियली एट बर्थ जो होगा प्री सिम्टोमेटिक स्टेजेस पे भी हाई हो सकता है। उसके बाद हमने ईएमजी स्टडी करानी। ईएमजी स्टडी में हमें मिल जाएगी करेक्टरिस्टिक मायोपैथिक फीचर्स होंगे कि मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक डीएमडी का डायग्नोसिस नहीं आएगा। नर्व कंडक्शन स्टडीज बिल्कुल नॉर्मल होगी क्योंकि सेंसरी और मोटर लॉस कोई नहीं है, नर्व्स बिल्कुल ठीक कंडक्ट कर रही हैं। अच्छा, पीसीआर से हम फाइंड कर सकते हैं कि डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन है कि नहीं। उसके बाद जो मसल बायोप्सी होती है वो डायग्नोस्टिक होती है। एमसीक्यूज में एससीक्यूज में पूछा जाएगा कि कौन सा एक कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे। हम मसल बायोप्सी करवाएंगे जिससे एब्सेंस एब्सेंस पर चल जाएगी हमें कि डिस्ट्रोफिन की एब्सेंस है। उसके बाद इको और इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी करा के और चेस्ट एक्सरे करा के हम देखेंगे कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन। अब मैनेजमेंट, देयर इज नो क्यूरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट। फिजियो करानी है, स्टेरॉइड्स देने हैं। अगर कार्डिक डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो रही है तो डिजॉक्सिन देनी। डिजॉक्सिन कैसे काम करवाती है कि वो अगर इंजर्ड है हार्ट का मसल या वीक है तो वो स्ट्रेंथन करती है फोर्स कार्डिक मसल्स को, हेल्प रिस्टोर नॉर्मल एंड स्टेडी हार्ट रेट एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन कम हो रहा होता है। पल्मोनरी इन्फेक्शंस को प्रॉम्प्टली ट्रीट करना है, इम्यूनाइजेशन करनी है, न्यूट्रिशन दे के उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कैल्शियम विटामिन डी दे के। ये हो गया दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद है सेरिब्रल पाल्सी। अच्छा, सेरिब्रल पाल्सी में क्या होता है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। किसी की एबनॉर्मल मूवमेंट हो रही होती है, किसी का एक लिम्ब काम नहीं कर रहा होता, किसी के दो लिम्स काम नहीं कर रहे, किसी के चारों लिम्स काम नहीं कर रहे होते। अब ये होता इसलिए है क्योंकि जब हम जब ड्यूरिंग डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी ब्रेन को इंसल्ट होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाईज की कट ऑफ हो जाती है, तो वो एरिया ब्रेन की डेथ हो जाती है। उसके बाद ये सेरेब्रल पाल्सी डेवलप होती है। तो ऐसे होता है 3 year old infant was born prematurely and had required ventilation for respiratory distress। ऑक्सीजन कम हो गई थी इसलिए इसको वेंटिलेटरी सपोर्ट दी गई। अब वो ना वॉक करते हैं ना टॉक करते, इज अनेबल टू वॉक और टॉक, देयर इज इंक्रीज्ड टोन इन द लेग्स, रिफ्लेक्सेस आर इंक्रीज्ड। His position in the leg is scissoring posture while held by axilla. He has normal cognitive development। कभी normal होती है, कभी cognitive development भी affected होती है इसमें। He has PVV, periventricular leukomalacia on MRI। अब एक दफा scissoring gait বাবু আমার কাছে আয়, এই দেখ মা এখানে আছে, আয়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আয় 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 আমার কাছে আয়। এই তো কি ভালো। ঠিক আছে, তোর ভিডিও বানাচ্ছি দেখ। ये बहुत माइल्डर फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी थी। सेरेब्रल पाल्सी जिसमें क्वाड्रिप्लीजिया होता है, वो बिल्कुल बेड रिडन होते हैं, वो मूव भी नहीं कर सकते। ये सिजरिंग होती है जब एक लेग क्रॉस करती है डायरेक्टली ओवर द अदर इन स्टेप ड्यू टू एडक्टर टाइटनेस हुई हुई होती है। इस तरह से ये सिजर बन रही है, एक आगे आएगी फिर दूसरी आगे आएगी, ये सिजरिंग कहते हैं इसको हम। अब ये हुआ किस लिए था, ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई थी। एंटीनेटल में प्रीमेच्योर था, लो बर्थ वेट था, इंटरयूटेराइन इन्फेक्शंस थी, मल्टीपल जेस्टेशन थी, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी। पेरीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। बर्थ एफेक्सिया आ गया, कॉम्प्लिकेटेड प्रोलॉन्ग लेबर हो गई। पोस्ट नेटल कॉजेज नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, कोई हेड ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आ गया इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई। प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि अगर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो स्टेरॉइड्स या मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, वो डिक्रीज करती है इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस को और इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो
to baby's brain. ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट और स्टेरॉइड्स दे दें तो। दूसरा आ जाता है पेरीवेंट्रिकल ल्यूकोमलेशिया। ये नॉर्मल वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन की जो इमेजिंग करते हैं। ये कौन सी इमेजिंग दिखा रहे हैं? गेस करो ये कौन सी इमेजिंग दिखा रहे हैं? ये किस इमेज से बनाए हुए वेंट्रिकल्स? ये अल्ट्रासाउंड किया हुआ है प्रेग्नेंट लेडी की बेली का। उसमें ये 2 वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं जो कि नॉर्मल ब्रेन के हैं। उसके बाद माइल्ड पेरीवेंट्रिकल ल्यूकोमलेशिया, ये अल्ट्रासाउंड है। जब ये यूजुअली पीपल कैन डिटेक्ट वेंट्रिकल्स हमें नॉर्मली उसमें भी अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ जाते हैं। एमआरआई पे कंफर्म करना है ये। और जब ये माइल्ड पेरीवेंट्रिकल ल्यूकोमलेशिया होता है तो ये डेंस एरियाज नजर आ रहे होते हैं। ल्यूकोमलेशिया का मतलब वहां पे डिपॉजिट हो गए, सिस्ट भी बनी हुई है। अब PVL is injury to white matter in the brain. White matter softens and dies around the lateral ventricle, leaving the fluid-filled cyst. ये PVL क्यों रिजल्ट करते हैं? फ्रॉम हाइपोक्सिया, ट्रॉमा और इस्कीमिया। या तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और PVL कैन कॉज एपिलेप्सी, cerebral palsy, developmental disabilities. इसकी डेफिनेशन मेमोराइज करनी है। एक तो ये नॉन हेरेडिटरी, नॉन प्रोग्रेसिव, परमानेंट पोस्चर और मूवमेंट का डिसऑर्डर है। nobody is inheriting it. ये क्या हुआ था? पोस्ट नेटल, प्री नेटल, पेरीनेटल इंसल्ट टू ब्रेन की वजह से हुआ। और जितना इंसल्ट हो गई उस वक्त उसकी ब्रेन को डैमेज हो गया, वो प्रोग्रेस नहीं करता। नॉन हेरिडेटरी, नॉन प्रोग्रेसिव, परमानेंट डिसऑर्डर है। और ये स्टैटिक एंसेफेलोपैथी है, यानी ब्रेन को डैमेज हुआ बट स्टैटिक, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अगर 2 इयर्स के बाद ब्रेन की कोई लीजन हो तो उसको हम सेरेब्रल पाल्सी में नहीं काउंट करते। ठीक है, एंसेफेलोपैथी मींस डैमेज और डिजीज दैट अफेक्ट्स द ब्रेन। इंट्रायूटेराइन ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोलिक फिनोमेना, इरेडिएशन, और पेरीनेटल में बर्थ ट्रॉमा हुआ, सेरिब्रल इन्फॉक्शन होगी, बर्थ एफिक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया से डैमेज हो गया। कनेक्टर्स का मतलब है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है इतना वेल फॉर्म नहीं होता बेबीज में, वो पास कर जाएगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी डैमेज कर सकता है। एसिडोसिस डैमेज कर सकता है। इन्फेंसी में मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ट्रॉमा और वैस्कुलर एक्सीडेंट, बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 इयर्स ऑफ एज। तब हम उसको सेरेब्रल पाल्सी नहीं कहेंगे जो इंसल्ट उसकी वजह से हुई होगी। अब डिपेंड करता है कहाँ कहाँ पे ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई कट हुई है। ठीक है, सेरिब्रल एट्रोपी होती है। अगर बेसल गैंग्लिया की एट्रोपी हो तो एक्स्ट्रा पैरामिडल मूवमेंट्स प्रेजेंट होंगी। एक्स्ट्रा पैरामिडल मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर एट्रोपी हेमीप्लीजिया तब प्रेजेंट होता है जब एट्रोपी और ग्लायोसिस हो फ्रॉम ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर सप्लाई बाय मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अब इसकी फॉर्म्स हैं। सबसे कॉमन फॉर्म है डायप्लीजिया, और यूजुअली लोअर लिम्ब इज मोर इन्वॉल्व देन अपर लिम्ब। डायप्लीजिया का मतलब होता है 2 लिम्स का इन्वॉल्व होना। क्वाड्रीप्लीजिया का मतलब होता है 4 लिम्स का इन्वॉल्व होना। हेमीप्लीजिया का मतलब होता है 1 लिम्ब इज इन्वॉल्व ओनली। एक्स्ट्रा पेरिमिडल साइन किस लिए आएंगे? जब बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एटोनिक या मिक्स्ड फॉर्म में मिक्स सिम्टम होंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा तो स्टिफ मसल होंगे, स्पैस्टिसिटी होगी। बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा तो एक्स्ट्रा पेरिमिडल मूवमेंट्स आएंगी। सेरिब्रम इन्वॉल्व होगा, पुअर बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। मिक्स्ड फॉर्म में 2 और या इससे ज्यादा पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। अब एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में पुअर कोऑर्डिनेशन है, वाइड गेट है, टेंडेंसी टू फॉल है, अनेबल टू वॉक इन स्ट्रेट लाइन। पैरामिडल में मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व है। एक्स्ट्रा पैरामिडल में बेसल गैंग्लिया इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट। ये देखो, स्पास्टिक हेमीप्लीजिया का मतलब है सिर्फ एक इसकी लेग, सिर्फ एक लेग इन्वॉल्व है इसकी। ठीक है, ओनली वन साइड अफेक्टेड। upper is more likely to be affected than lower extremity. 50% mentally retarded and 30% will have seizures. spastic diaplegia में क्या होगा? लिम्स, 2 लिम्स इन्वॉल्व होंगी।
अपर वाली ठीक होंगी, लोअर वाली में इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो 4 years तक वॉक करेगा। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में ऑल 4 लिम्स इन्वॉल्व होंगी, मेंटल रिटार्डेशन होंगी, सीजर्स होंगे और वो नॉन अनेबल टू वॉक होंगे। सीजर्स क्यों हो रहे हैं? कैन समबडी टेल मी इसके साथ सीजर्स क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई थी तो किसी ब्रेन पोर्शन को अफेक्ट किया था। जब ब्रेन के ब्लड को जब ब्लड सप्लाई कट होती है ब्रेन के एक पार्ट को तो सीजर्स होते हैं। सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, एनॉक्सिया वर कॉजेज ऑफ सीजर्स। और जो सबसे ज्यादा कॉमन जो है डायप्लीजिया है और क्वाड्रिप्लीजिया जो है वो सबसे स्वेयर फॉर्म है, क्योंकि वो बंदा तो बिल्कुल वॉक भी नहीं कर सकता, बेड रिडन होता है, बाकी तो फिर भी कुछ ना कुछ वॉक करते हैं। इवन डायप्लीजिया जब 2 लिम्स इन्वॉल्व होती है वो वाले भी वॉक कर रहे होते हैं। क्वाड्रिप्लीजिया एसोसिएटेड विद लो बर्थ वेट, स्वेयर एफिक्सियल इंसल्ट, सीजर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन। और जब सुप्रान्यूकल बल्बल पाल्सीज होंगी तो swallowing डिफिकल्टीज भी हैं, स्पीच एंड विजुअल एबनॉर्मेलिटीज। डायप्लीजिया में लेग्स आर मोर लाइकली इन्वॉल्व देन आर्म्स, सिजरिंग पॉस्चर होगा, ब्रिस्क टेंडन रिफ्लेक्स, पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, एंकल क्लोनस, ये सारी क्या बातें हैं? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की। वॉकिंग डिले होगी तो उसने लिखा होता है 4 years तक जो है डायप्लीजिया वाले वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। डायप्लीजिया में लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विल बी नॉर्मल। हेमीप्लीजिया में सिर्फ एक लिम्ब इन्वॉल्व है। दिस इज ड्यू टू एम्बोलिक फिनोमेना। आर्म्स आर मोर इन्वॉल्व देन लेग्स। वॉकिंग डिलेड टिल 2 years। और एक्स्ट्रा पिरामिडल वाली फॉर्म जो होती है वो यूजुअली चाइल्डहुड जॉन्डिस कंडक्टरस की वजह से होती है। उसके बाद है ये कोरियो एटिटोसिस मूवमेंट। कोरियो एटिटोसिस कैसे होती है और डिस्टोनिया कैसे होती है? ये कोरियो एटिटोसिस है। कोरियो एटिटोसिस क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल मूवमेंट। एक्स्ट्रा पिरामिडल मूवमेंट क्या होती है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और ये क्यों हो रही होती है? जब बेसल गैंग्लिया को आपकी इंसल्ट हुई होती है। इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। इन्फेंट्स में हाइपोटोनिया होगा, पुअर हेड कंट्रोल है, मार्क डिफिकल्टी है, और ये एविडेंट हो जाती है 1 year पे। इट इज ड्यू टू हाइपर माइलिनेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया। डिस्टोनिया जो होता है वो नेक और ट्रंक के मसल को इन्वॉल्व करता है। इसमें ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, ट्विस्टिंग होती है। ये देखो, The JAMA Network. ये खुद नहीं कर रहा, इसको हो रही एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स आए हुए हैं। सर्वाइकल डिस्टोनिया है। डिस्टोनिया नेक और ट्रंक के मसल को इन्वॉल्व करता है। ये खुद से इसकी नेक बार बार ऐसे हो रही है। Dystonia इसको slow twisting movement that primarily involves proximal muscle of extremities, trunk and neck. It is due a feature of extrapyramidal cerebral palsy who have basal ganglia injury from aphyxia, connectors and insult. Metabolic insults are more likely to be result in extrapyramidal cerebral palsy. उसके बाद हमारे पास एसोसिएटेड फीचर्स आते हैं। ये पूछा जाता है कौन कौन से एसोसिएटेड फीचर्स सेरेब्रल पाल्सी में, तो उसमें सीजर्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, बट इट्स नॉट एन एसेंशियल फीचर।
मैंने एक नेटफ्लिक्स पे शो देखा था सेरेब्रल पाल्सी का, उसमें उसको माइल्डर फॉर्म में सेरेब्रल पाल्सी था, डायप्लीजिया था, सीजरिंग गेट था, सब कुछ था उसमें। लेकिन वो मार्केटिंग एजेंट होते हैं एंड ही इज फंक्शनिंग परफेक्टली फाइन, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती लेकिन सीजरिंग पोस्चर होता है और बहुत ज़्यादा उसको वॉकिंग में डिफिकल्टीज होती हैं, बट बाकी सब कुछ ठीक होता है। सेंसरी एंड स्पीच डेफिसिट हो सकते हैं अगर उन एरियाज ऑफ ब्रेन को इंसल्ट पहुंची हो तो। उसके बाद जो क्लिनिकल माइलस्टोन होते हैं ना उन बच्चों के, वो खराब होते हैं। जैसे मोरू रिफ्लेक्स होता है, वो 3 मंथ्स तक अगर प्रसिस्ट करे तो ऐसा पता चल जाता है कि उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। ये होते हैं मोरू रिफ्लेक्स। मोरू रिफ्लेक्स में आप पीछे बच्चे के हाथ रखते हो तो वो हाथ अपने खोल लेता है, इसको स्टार्टल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इट 28 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ में इस्टेब्लिश होता है, डिसअपेयर हो जाता है 4 to 6 मंथ तक। इसके अब बियॉन्ड परसिस्ट करे तो सबको पता चल जाता है कि इसको सेरेब्रल पाल्सी है। और अगर ये एब्सेंट हो तो ये तब होगा जब यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हो, उसको अर्ब पाल्सी हो, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस और क्लाविकल हो। लेट मी शो यू मूरोस रिफ्लेक्स। Hey everyone, it's Sarah, the registered nurse. So this is seen when an infant hears a sudden loud noise, they will do this reflex, or if they experience an unexpected movement, like if you go to lay them down and you lay them down where they're supine and you're supporting their head and their head's just a little bit lower than their body and you lay them down on a surface, they will do this reflex. So what it looks like is that the infant will throw out their arms, hence extend them, and the palms will be upward. Sometimes they'll move the arms back to the body. ठीक है, और दूसरा क्या माइलस्टोन हमें नजर आता है जो कि खराब होता है उनका, वो लिंडाउ रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, लिंडाउ रिफ्लेक्स नॉर्मली सीन इन इन्फेंट बिटवीन 3 मंथ्स to 1.5 ईयर। ये एब्सेंट होता है इन केसेस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। अच्छा, बुक में ना लिंडाउ रिफ्लेक्स की पिक्चर गलत बनाई हुई। लिंडाउ रिफ्लेक्स में आपने क्या, बच्चे को प्रोन पकड़ना होता है, उल्टा पकड़ना होता है और एब्डोमेन पे हाथ रखना होता है, तो अपने हाथ एक्सटेंड करता है। ये एब्सेंट होता है इन चिल्ड्रंस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। के एमसीक्यूज में आएगा। ये देखो, लिंडाउ रिफ्लेक्स में बुक में उल्टी पिक्चर बनी हुई, इसको ऐसे करते हैं। ये एब्डोमेन पे हाथ लगाते हैं उसे और इसको प्रोन पकड़ना होता है बच्चे को। ये देखो, अपने आप को पोजीशन कर रहा है वो। ये देखो, हाथ खोल लेगा। तो लिंडाउ रिफ्लेक्स की एब्सेंस और मुरू रिफ्लेक्स की unremitting absence will lead to suspicion of cerebral palsy. Ataxia can also be present. Atitosis will be present. Delayed speech and spasticity. Microcephaly हो सकती है। अब हमने डायग्नोसिस बनाना है। डायग्नोसिस इज मोस्टली क्लिनिकल, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके मोटर डेवलपमेंट देखनी है। एंड बिफोर 6 मंथ्स ऑफ एज इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि माइलस्टोन में 6 मंथ तक तो वो नॉर्मली रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो तभी सिर्फ क्लिनिकल पिक्चर बेटर आ रही होगी। और लीजन को लोकेट करने के लिए हमने ईईजी, सीटी, ब्रेन कराने होते हैं। जो इसकी डीडीज हैं, कुड बी ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइनल कॉर्ड लीजन, मैस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है, चाइल्ड इज नॉट वर्किंग, स्लो है उसकी डेवलपमेंट, प्रोग्रेसिव सीएनएस डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन वो डिफरेंशिएट करेंगे कि इवेंचुअली जब चाइल्ड जैसे बड़ा होगा वो वर्स हो जाएगी, लेकिन सीपी सेरेब्रल पाल्सी वर्सन नहीं होती। अब इसकी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आपने उसको ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी देनी है। सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम डायजिपाम देते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करानी है, फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं। ल्यूकोडिस्ट्रॉफी जो हमने भी ऊपर की थी,
ल्यूकोमलेशिया वाली या ल्यूकोडिस्ट्रोफी? अच्छा, ल्यूकोडिस्ट्रोफी में क्या होता है, स्पाइनल फ्लूइड में प्रोटीन्स एलिवेटेड होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी में स्पाइनल फ्लूइड बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि अपने चिल्ड्रन की डेली एक्टिविटी कैसे मॉनिटर करनी है, फैमिली सपोर्ट, इमोशनल ग्रोथ ताकि वो परेशान ना हो, एक्सरसाइजेस, डाइजीपैम देनी है इन केसेस ऑफ एपिलेप्सी, डेंट्रोलीन अगर स्पैसिसिटी है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम क्यों देते थे, एक्स्ट्रा पेरिमिडल मूवमेंट्स को रोकने के लिए, एटिटोसिस में लीवाडोपा, डिस्टोनिया में कार्बामेज़ापीन, अगर हेयरिंग विजन लर्निंग डिसऑर्डर है तो स्पेशल स्कूल्स में जाएंगे। ये देखो, इसको हेमीप्लीजिया है, हाफ ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व, अपने वो एक पाँव पे कर रहे हैं। दूसरे में क्या है, डायप्लीजिया है, बोथ लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व। क्वाड्रिप्लीजिया में चारों लिम्स आर इन्वॉल्व, और ये वर्स्ट फॉर्म होती है इसकी, सेरेब्रल पाल्सी की मोस्ट स्वेयर फॉर्म। A 2.5-year-old child presented with generalized tonic-clonic seizures. Her mother gave history of preterm delivery, early neonatal admission due to seizures. On examination, is develop she is developmentally delayed and has exaggerated tender reflex. What is the most likely diagnosis? Write down acute and long-term management. सेरेब्रल पाल्सी कैसे है, और इसकी डीडीज भी लिखवाओ। सीपी कैसे है ये? एक तो इसकी डीडी एपिलेप्सी है, हिस्ट्री में प्रीटर्म डिलीवरी हुई है जिसमें देयर वाज इंसल्ट टू द ब्रेन। उसके बाद उसकी डेवलपमेंटल सारी की सारी डिलेड है। एपिलेप्सी हो सकती है, फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं इसकी डीडी में, मेनिंजाइटिस हो सकता है इसकी डीडी में, लेकिन डायग्नोसिस तो सेरेब्रल पाल्सी है क्योंकि उसके प्री टर्म डिलीवरी हुई थी जिसमें उसको सीजर स्टार्ट हो गए थे, ऑक्सीजन कम हुआ और ब्रेन को इंसल्ट हुई जिससे उसके सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो गए और एक्सेचुरेटेड टेंडन रिफ्लेक्स है। राइट डाउन एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। एक्यूट तो उससे अभी सीजर्स पड़ रहे हैं तो आप उसको डाइजीपैम से कंट्रोल करो उसके सीजर्स को। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में फिजियोथेरेपी करानी है उसकी, फिजियोथेरेपी, स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, स्पेशल एजुकेशन मिलेगी उसे। A 3-year-old child with developmental delay comes to you. There is also history of convulsion. Examination shows increased tone reflexes, especially in the lower limb. His record shows that he was born prematurely and developed intraventricular hemorrhage on the 3rd day of life. What happened here? अब एक बच्चा जो आया है उसको डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है, साथ में कन्वर्जन्स की हिस्ट्री भी है। उसकी जब आप सारी हिस्ट्री लेते हो तो वो कहते हैं प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी और 3rd वीक में उसके ब्रेन में हेमरेज हो गया वेंट्रिकल्स के इर्द गिर्द। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? सेरेब्रल पाल्सी। व्हाट अदर प्रॉब्लम्स विल यू एक्सपेक्ट? इस बच्चे में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? एक तो होगी सीजर्स। व्हाट अदर प्रॉब्लम्स विल बी देयर? मेंटल रिटार्डेशन होती है कुछ में प्रेजेंट, और क्या होता है? लो IQ is mental retardation, seizures होते हैं। What else is there? बुक में 3 things लिखी हुई हैं जो आपने एसोसिएट करनी है विद CP, इनकी परसेंटेजेस भी दी हुई है। सीजर्स 60% ऑफ द चिल्ड्रन में होते हैं,
मेंटल रिटार्डेशन होती है, स्पीच एंड सेंसरी डेफिसिट होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन 25 to 50% में होते हैं, बट इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। हैव सीन पीपल विद सेरेब्रल पाल्सी जो बिल्कुल मेंटली नॉर्मल होते हैं, सीजर्स, मेंटल रिटार्डेशन और सेंसरी एंड स्पीच डेफिसिट। आगे देखो, 1.5-year-old boy presents with generalized tonic-clonic seizures. He is hypertonic, has brisk tendon reflex, and history of delayed cry at birth. बर्थ पे क्राई करने के लिए बच्चे को स्पैंक करते हैं। स्पैंक इसलिए करते हैं ताकि उसका मुंह खुले, अंदर ऑक्सीजन जाए। डिलेड क्राई का क्या मतलब है? द चाइल्ड हैज माउथ क्लोज्ड एंड ऑक्सीजन वेंट लेट इनसाइड। What is the likely diagnosis? Name 3 likely associated deficits and list management steps in this patient. Yes, oxygen deprivation हुई, हिस्ट्री में लिखा हुआ डिलेड कराया एट बर्थ, तो उसको सीपी हो गया। अब सीपी में 60% ऑफ द पेशेंट हैव सीजर्स, 25 to 50% में मेंटल रिटार्डेशन और सेंसरी और स्पीच डेफिसिट होते हैं। एंड लिस्ट द मैनेजमेंट, अगर सीजर्स पढ़ रहे हैं तो डाइजीपैम, अदरवाइज आपने एजुकेशन देनी है पेशेंट को, पेशेंट के पेरेंट्स को एजुकेशन देनी है कि डिसऑर्डर कैसा है, नॉन प्रोग्रेसिव है और इट वाज नॉट इनहेरिटेड इन जीन्स, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन ये डेवलप हुआ है। उसके बाद फिजियो करानी है इसको, फिजियोथेरेपी इज द मेन स्टेम ट्रीटमेंट। अगर स्पेसिसिटी है तो वो डेंट्रोलिन से ट्रीट करनी है। आगे देखो, a 5-year-old boy presents with difficulty in climbing stairs. His elder brother has similar complaints and died at the age of 16 years. What is the most likely diagnosis? Mode of inheritance? कैसे पता चला DMD है ये? कैसे पता चला ये Duchenne muscular dystrophy है? शाबाश, एक तो फैमिली हिस्ट्री है, और फैमिली हिस्ट्री में देखो ये एक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो उसके भाई को थी, मेल जो रिलेटिव है। हाँ, वेरी गुड, मेल पॉइंट को पिक करना था। व्हाट इज द मोस्ट ऑफ इनहेरिटेंस? इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब वो कहते हैं हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे क्या क्या चीजें आएंगी आपको नजर? शाबाश, फैमिली हिस्ट्री में मेल मिलेगा आपको रिलेटिव, और फीमेल जो होंगी नॉर्मल होंगी या कैरियर होंगी। एग्जामिनेशन पे गोवर साइन होगा और काफ की सूडो हाइपरट्रोफी होगी, काफ की सूडो हाइपरट्रोफी होगी, और सीएनएस एग्जाम बिल्कुल नॉर्मल आएगा, कोई डेवलपमेंटल और मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी। इनिशियली चाइल्ड विल बी नॉर्मल, और ये 18 मंथ्स एंड ऑनवर्ड जो है ना सारा चलना शुरू कर देगा। शाबाश, वॉर्डलिंग गेट होगा। प्लीज मेंशन कि सीएनएस एग्जाम नॉर्मल होगा उसका, ठीक है। हिस्ट्री पे देखो, अफेक्ट करेगा एक्सियल और प्रॉक्सिमल मसल मोर देन डिस्टल मसल। प्रोग्रेसिव क्लमजीनेस, फटीगेबिलिटी, डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग। कभी कभी अभी जो वीडियो देखी थी उसमें वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सक रहा था, उसको क्रचेस की, स्टैंड की जरूरत थी। उसके बाद टोस पे वॉक करेगा, गेस्टोकिनीमियस की शॉर्टनिंग होगी, गोवर्स मैनूवर करेगा, अपने आप को पूरी बॉडी को उठा के ऊपर रखेगा, वॉडलिंग गेट होगा, सूडो हाइपरट्रोफी ऑफ गेस्टोकिनीमियस मसल। और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि एग्जामिनेशन पे जब आप उसको हाथ रखोगे ना गेस्टोकिनीमियस पे, तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो तो एडिपोज टिश्यू है, स्केलेटल मसल तो है ही नहीं, अंदर की तरफ फिंगर प्रेस हो जाएंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कैन बी प्रेजेंट। आगे, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस केस? इन्वेस्टिगेट करने के सबसे पहले तो हमारे सी के लेवल्स एलिवेटेड थे, फिर कंफर्मेशन हमारी मसल बायोप्सी से आ रही थी, जिसमें क्या था, निक्रोटिक फाइब्रस टिश्यू था, डाइंग और एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन था। इको, ईसीजी, सीएक्सआर हम देख रहे थे कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन के लिए।
और पीसीआर पे डिस्ट्रोफिन जीन की म्यूटेशन मिल रही थी। आगे देखो, 7-year-old student of second grade presents with difficulty in walking. 7-year-old student आया। He is unable to stand from squatting position. जमीन पे बैठ के उससे उठा नहीं जाता। His family history reveals that two maternal uncles died when they were about 14 years of age. They were bedridden, were unable to walk. He has 2-year-old sister. She is healthy and developmentally normal. What is the most likely diagnosis, mode of inheritance, investigation, chances of next sibling also having similar condition? अच्छा, मुझे सिबलिंग में मेल और फीमेल का अलग बताओ। अगर उसकी सिस्टर पैदा होती है तो उसके कितने चांस हैं, और अगर उसका ब्रदर पैदा होता है तो वो उसके कितने चांस हैं? वो कहते हैं नेक्स्ट सिबलिंग के कितने कितने चांस हैं। अच्छा, अगर सिस्टर पैदा होती है तो 25% वो नॉर्मल होगी, 25% वो कैरियर होगी सिर्फ। ब्रदर पैदा होता है तो 25% वो नॉर्मल होगा, और 25% चांस कि वो डीएमडी डिजीज से अफेक्टेड हो। गर्ल होगी तो वो अनअफेक्टेड होगी, 25% कैरियर होगी, 25%। बॉय होगा तो उसके अंदर 25% चांस है डिफेक्ट होने का, और 25% चांस है कि वो अनअफेक्टेड पैदा हो। A 5-year-old boy presented with progressive difficulty in climbing stairs, standing from sitting positions, last 1 year. देखा, ये बच्चा बड़ा होके ये डिस्ट्रोफी स्टार्ट होती है। शुरू में बिल्कुल ठीक चल रहा होता है। His maternal uncles also had similar illness at the age of 5 years. On examination, lower limb muscle tone power are decreased with diminished tendon reflexes. Most likely diagnosis, mode of inheritance, 3 investigation. How will you manage this child? इस child को कैसे हम manage करते हैं? How do we manage this child? स्टेरॉइड्स देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन का चांस होता है तो हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशंस कराते हैं। ठीक है, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके बाद a child with movement disorder is brought for physical examination. Regarding the disorder, what do the following terms indicate? Chorea, atitosis, tremors, dystonia, myoclonus. This is assignment. सब इनके आंसर्स लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। आई विल चेक दीज। अगर नहीं लिखेंगे तो मैंने वैसे भी इन सब की डेफिनेशंस लिखवा देनी है।